आज की कहानी है वो वापस आ गई है। कहानी की ओर जाने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आपको कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय और कमेंट जरूर दें। वो आ गई है। विनोद, ऐसा मत करो। पहले बच्चों को बाहर निकालो पानी से और तुम भी जल्दी निकलो। सर्दी हो जाएगी तो मुझे मत बोलना, फिर रहना नाक को रुमाल बांधकर। सीमा साथ में सबके लिए तौलिया लेकर आई। विनोद का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और सीमा उसकी बीवी बड़ा ही सुखी जीवन बिता रहे थे। दोनों उनके जीवन में इतनी खुशियां नहीं थी कि जब तक ये दोनों बच्चे नहीं थे। देर से ही सही, लेकिन सीमा की गोद भर गई। एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत प्यार से रहते थे अपने बच्चे को। लेकिन छोटी लड़की रिंकू सबकी बहुत चहेती थी, अपने पापा की जान थी और अपने दादा दादी की भी। सारा परिवार मिलजुल कर रहता था। विनोद और बच्चों का नहाना हो गया था। सब खाने की टेबल पर आ गए थे। खाना हुआ और सब रूम में चले गए। विनोद बाहर ही बैठा था, तभी उसके पिताजी वहां आए। क्या बात है विनोद, क्या सोच रहा है? पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बगल में आकर बैठ गए। कुछ नहीं पिताजी, अपना वो नदी का जो पुल बन रहा है ना, प्रोजेक्ट के लिए मुझे शायद वहां जाकर रहना होगा। वहां से आना जाना मुश्किल होगा। वैसे काम रात दिन का है तो आजकल सामानों की चोरी भी बहुत हो रही है। मैं वहां रहूंगा तो सब पे मेरी नजर रहेगी। विनोद जरा चिंता से बोल रहा था। तो क्या हुआ, आखिर काम है तो करना ही है। कब जा रहे हो? पिताजी ने उसको सहारा देते हुए बोला, तुम यहाँ का टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हारे लोग हैं और मैं भी तो हूँ। मैं भी ऑफिस में जाकर बैठा करूँगा। पिताजी, मैं बच्चों को यहीं रख कर जाऊँगा, वहाँ कैसे इंतजाम होगा मुझे नहीं पता। आपको अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। विनोद जरा दुखी होकर बोल रहा था। तुम जाओ और काम में ध्यान दो, यहाँ बच्चों के बारे में मत सोचो। पिताजी उसके पीठ थपथपाते हुए बोले। जाने का दिन आया। माँ और विनोद को लेने एक गाड़ी आई। साथ में मैनेजर था, उसका नाम रघु था। रघु एक ड्राइवर के साथ आया था। सब ने मिलकर नाश्ता किया और सामान गाड़ी में डालकर चले गए। यह कंस्ट्रक्शन साइट घर से काफी दूर थी। कुछ 2 घंटे का लंबा रास्ता था। रास्ते में हरी भरी झाड़ियां, खेत और काफी जंगल। सीमा को ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हुए थे वो भी बाहर निकली नहीं थी। मैनेजर ने वहां के एक जमींदार की हवेली किराए से ली थी। बंद थी, वो सस्ते में मिल गई। गेट के अंदर जाते ही नंदू और कमला दोनों भागते हुए आए। नंदू यहाँ सफाई काम करता था और कमला रसोई और घर की सफाई करती थी। वो दोनों हवेली के गेट के पास बने घर में रहते थे। नंदू भागते हुए आया और गाड़ी के सामान निकाल कर अंदर ले गया। कमला कुछ सामान हाथ में लेकर सीमा को घर दिखाने ले गई। सीमा को घर बहुत पसंद आया। शहर में रहने वालों को वैसे ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है। आते ही विनोद को फोन आया। वो मैनेजर के साथ उस गाड़ी में बैठकर साइट पर चले गए। वहां सीमा पूरा घर देखकर बहुत खुश हुई। उसने और कमला ने मिलकर खाना बना लिया था। अब वो शाम को विनोद का इंतजार कर रही थी। विनोद के आने के बाद पहले नहाने चला गया और बाद में खाना खा के बरामदे में
नंदू और कमला के साथ आग जलाकर बातें करने लगे। काफी देर बाद वह सोने चले गए। सीमा और कमला की बहुत अच्छे से बनने लगी। नंदू को जैसे बड़ी बहन मिल गई और वो दीदी कह के बुलाने लगा था। ऐसे कुछ 8-10 दिन बाद सीमा ने घर में एक तहखाना ढूंढ लिया। कमला को पूछा तो उसको इस बात का कोई खबर नहीं थी, लेकिन कमला ने सीमा को बोला, दीदी ऐसे पुराने तहखाने में आत्माएं होती है, मैंने टीवी में देखा है। इस पर सीमा जोर जोर से हंस पड़ी। पगली, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, चलो देख कर आते हैं। दोनों अंदर गई। वहाँ बहुत धूल थी, लेकिन काम का कुछ सामान नहीं मिला था, सिवाय एक कंगन मिला था, पुराने जमाने का। सीमा को बहुत पसंद आया। वो वहाँ के जमींदार की बहू का था, ऐसा कमला ने कहा। कमला ने पहले तो सीमा को रखने से मना किया, लेकिन सीमा के जिद के आगे वो कुछ न कर सके। उसने वो कंगन सुनार से साफ करवा के सीमा को दे दिया। बस उसी दिन से विनोद और सीमा के जीवन में भूचाल आ गया। विनोद कभी कभी रात को देर से आने लगा था। वहाँ काम जोर से चल रहा था। उसका काम के अलावा अब कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन विनोद को रात को आते हुए देर हो गई। उसने सीमा को फोन करके खाना खाकर सो जाने को कहा। जब वह घर आया तो रात के 11:30 बज रहे थे। नंदू ने गेट खोला और वो जाकर सो गया। घर के अंदर जाते ही विनोद को उसके बाथरूम में से चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फ्रेश होने गया तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में उसने खाना खाया और अपने रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो सीमा अपनी जगह सोई हुई थी। उसने उसे बिना जगाए खुद सो गया, लेकिन अचानक उसकी नींद खुली। उसको दर्द से चिल्लाने की और रोने की आवाज आने लगी। उसकी आंख खोली तो सीमा बेड पे नहीं थी। आवाज बाथरूम से आ रही थी। देखा कि सीमा वहां नीचे गिरी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। विनोद ने उसको उठाकर बेड पे रखा। वो एक हाथ में वो पुरानी सा कंगन पहने थी। विनोद को जरा अजीब लगा। सीमा कभी कंगन नहीं पहनती थी। सुबह होने के बाद विनोद ने सीमा से कल के बारे में बात की, लेकिन सीमा को रात का कुछ याद नहीं था, लेकिन वो जरा बीमार सी लग रही थी। विनोद ने पूछा, सीमा तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलना है क्या? सीमा ने ना कहते हुए अपना मन काम में लगाया। दूसरे दिन गांव में बाजार लगा था। विनोद ने कहा, कमला दीदी को बाजार लेकर जाना, उसका मन भी बना रहेगा और तुम्हें भी कुछ चाहिए तो वो दीदी से मांग लेना, वो तुम्हें खरीद कर दे देगी। विनोद अपने काम पर चला गया, लेकिन उसको सीमा का मूड थोड़ा अलग लग रहा था। साइट पे जाकर भी उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक जगह बैठकर सोचने लगा कि वो रात को मुझे वहम हुआ था या वो सच था। इधर सीमा तैयारी करके कमला के साथ बाजार चली गई। विनोद ने ऑफिस की गाड़ी भेज दी थी। नंदू को घर की रखवाली में रख गए थे। सीमा ने गांव का बाजार देखा नहीं था। उसने ढेर सारा सामान खरीदा। कमला के लिए चूड़ी और कपड़े खरीदे। दोनों ने मिलकर भुनी हुई मूंगफली हाथ में ली और अपनी गाड़ी के लिए इंतजार करने लगे। तभी कमला को कुछ याद आया। दीदी, वो अभी आती हूँ, हमने धनिया तो लिया ही नहीं, उसके बिना खाने में मजा नहीं आएगा।
मैं लेकर आती हूँ, आप कहीं जाओ मत, यहीं पे रहो। कमला जैसे ही धनिया लेकर वापस आई, देखा कि बहुत भीड़ लगी है, हल्ला हो रहा है। कुछ औरतें जमा होकर जोर जोर से चिल्ला रही है, कैसी डायन है ये, मेरी बच्ची चुरा रही थी, मारो इसको। कमला को सीमा कहीं दिखाई नहीं दी तो वो पास जाकर देखने लगी। उस औरत के बाल खुले हुए, धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे थे। जब चेहरा सामने आया तो, हे भगवान, दीदी आप, अरे मत मारो इनको, ये हमारी दीदी है, बहुत बड़े घर की है, दूर हो जाओ। दीदी दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ, ये सब आपको क्यों मार रहे हैं? अरे ऐसी औरत को मारना ही चाहिए, मेरी लड़की को अपनी कहकर उठा के भाग रही थी। एक औरत गुस्से से बोल रही थी। सीमा अपने मुंह में कुछ बोल रही थी, मेरी बच्ची मुझे दे दो। कमला के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, उसकी गाड़ी आ गई और वो दोनों घर वापस आ गए। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। शाम होते हुए सीमा को बहुत तेज बुखार आ गया, लेकिन वो घर में ही रुकी रही। नंदू ने डॉक्टर बुलाकर लाया, उसने दवाई दी और वो चला गया। विनोद आज जल्दी आ गया, साथ में खाना भी खाया। सीमा बिल्कुल ठीक थी अब, लेकिन रात को आज भी जब विनोद को दर्द भरी चीखें और चूड़िया की आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा। आज भी सीमा बेड पर नहीं थी, सीमा बाथरूम में थी। लेकिन जब विनोद उसको लेने गया तो सीमा ने एकदम डरावनी आवाज में पलटकर जवाब दिया, ए दूर हो जा, अगर मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो तेरा खून पी जाऊंगी। उसका ऐसा रूप देखकर विनोद एकदम डर से कांप गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने चीखना चालू किया, नंदू जल्दी आओ। नंदू और कमला भागते हुए आए। सीमा का वो डरावना रूप देखकर उनकी सांसें रुक गई। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून सी लाल, चेहरा इतना भयानक, उस पर कटने के जलने के निशान। कमला अक्का तू इसमें मत आ, तुझसे और नंदू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे मेरी बेटी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर सीमा रोने लगी और बेहोश हो गई। कमला यह देखकर एकदम से सुन्न हो गई। वो बाहर भागी और नंदू और विनोद भी साथ में भागे और दरवाजा बंद कर दिया। यह सब क्या है कमला, मुझे कुछ बताओ, तुम्हें वो अक्का क्यों बोली? विनोद ने जरा गुस्से से पूछा। वो वापस आ गई साहब, वो वापस आ गई अपना पुराना बदला लेने। मैं बोल कि मुझे अक्का कोई दूसरा नहीं बोल सकता, एक ही थी, वो आ गई साहब, अपनी लड़की की मौत का बदला लेने आ गई। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। कल बाजार में भी दीदी कह रही थी कि मेरी बच्ची मुझे दे दो। ऐसा कहकर कमला रोने लगी। नंदू कमला के पास जाकर बैठा। विनोद तो पूरा पागल हो चुका था। क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमला ने बताना शुरू किया, साहब ये जो हवेली है ना, वो जमींदार बड़ा ही निर्दयी आदमी है। उसने अपनी बहू और बेटी को अपने हाथों से मार डाला। हम दोनों गवाह हैं साहब, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। डर और गरीबी के कारण हमने अपना मुंह बंद रखा। विनोद शांत हो रहा था। कमला आगे बात कर रही थी। उस जमींदार का एक लड़का था, रौनक नाम का। साहब नाम जैसा वैसा स्वभाव था, अपने पिता से और माँ से अलग। जहाँ माँ बाप गरीबों को दूर करते, रौनक सबके साथ उठता बैठता। उसका ये स्वभाव घर वालों को बिल्कुल भाता नहीं था। रौनक को शांति पसंद थी, जो एक मजदूर की लड़की थी। वो उससे शादी करना चाहता था,
घर वालों के खिलाफ जाकर उसने शांति से शादी कर ली, लेकिन उसके घर वालों ने लोगों के सामने तो ये सह लिया, लेकिन उस बेचारी पर बहुत जुल्म किए साहब। विनोद ने बीच में कहा, लेकिन इसमें मेरी सीमा का क्या गलती, उसके साथ ये सब। विनोद बड़ा हैरान था। कमला आगे बताने लगी, हाँ साहब, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं, लेकिन अब वो शांति की आत्मा वापस आ गई है साहब, अपना बदला पूरा करने। उस शांति को एक लड़की हुई, बेचारी सारी तकलीफें सहती, लेकिन कभी घर की बात बाहर जाने नहीं दी। रौनक को भी ये सब पता था। उसने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन हाथापाई में शांति की लड़की बहुत जख्मी हो गई। डॉक्टर न मिलने से बेचारी बच नहीं पाई साहब। बच्चे का दर्द क्या होता है, हमसे पूछो साहब, हमको बच्चा नहीं है, आप नहीं समझेंगे। इतना बोलकर कमला रोने लगी। खुद को संभाल कर वो आगे बोलने लगी, अपना बच्चा सामने दम तोड़ दे तो कैसा लगता है साहब। शांति पागल सी हो गई, लेकिन उस जमींदार ने बच्ची की लाश को आपका जहाँ बाथरूम है ना, वहाँ जमीन में गाड़ दिया। शांति ये सब सह नहीं पाई और बेचारी तड़प कर मर गई। कहते हैं न साहब, जो तड़प कर मरते हैं उसकी रूह भटकती रहती है। रौनक ये सब से कभी भी बाहर नहीं आ पाया तो पागल हो चुका है, आपको एक खोली में बंद रखा है। वो जमींदार बहुत प्यार करता था। रौनक अपनी शांति से और बच्चे से। उस बेरहम जमींदार ने शांति की लाश को भी कहीं गायब कर दिया। उसकी लाश किसी को नहीं मिली साहब। यह सुन के विनोद सुन रह गया, कैसे हैं ये लोग, और अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं, यह सोच में पड़ गया। सुबह होते ही नंदू एक तांत्रिक बाबा को ले आया। उसने समस्या का हल बताया। शांति की आत्मा को मुक्ति देने के लिए पहले शांति को कहाँ गायब किया गया है वो देखना पड़ेगा। विनोद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। विनोद ऐसे लोगों को ठीक करना जानता था। पुलिस ने जमींदार और उसकी बीवी को नंदू और कमला के बयान पर हिरासत में ले लिया। शांति को उसने खेत में दफनाया था। उस तांत्रिक ने खेत में खुदवा के शांति की अस्थियां बाहर निकलवाई। बाद में हवेली में जाकर बाथरूम में खुदाई करवाई। शांति और उसकी बच्ची की अस्थियां साथ में अग्नि के हवाले किया गया। उन दोनों को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर सीमा कमरे में बंद थी और धीरे धीरे होश आ रहा था। शांति की रूह अब सीमा को छोड़कर जा चुकी थी। आप सभी इस वीडियो पे सजेशन और कमेंट जरूर करें। आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तो दोस्तों, हर हर महादेव।